2 अप्रैल को रुद्रपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी रैली की तैयारियों में जुटी। 3 और 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा। छोटे प्रदेश से बड़े मैदान में धामी भरेंगे हुंकार। टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का नाम। यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। आचार संहिता के चलते पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीमाओं पर विशेष निगरानी के दौरान शराब, ड्रग्स बरामद। 15 लाख से ऊपर बताई जा रही कीमत। नीति घाटी में बढ़ने लगी रौनक। टिम्मरसैंण महादेव में बाबा बर्फानी ने ले लिया रूप। दर्शन के लिए लगी भीड़। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। उत्तराखंड में बदला मौसम। गंगोत्री में बर्फबारी, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। देहरादून में छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां नैनीताल में तल्लीताल क्षेत्र के फॉरेस्ट कंपाउंड में लगे कूड़े के ढेर के आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगभग 70 परिवार निवास करते हैं, जहां बीते 1 माह से यहां नगर पालिका द्वारा लगाए गए डस्टबिन पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते उनको घरों में रहना दूभर हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही कूड़े की तीव्र दुर्गंध से उनका घरों में खाना पीना रहना मुश्किल होने के साथ ही बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में लगे कूड़े के ढेर बीमारियों को भी दावत दे रहे हैं। नींद में सोया हुआ है और यहाँ कैलाश कॉटेज के निवासी महामारी का इंतजार कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है। आपने देखा होगा कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन को बार बार लिख के हमने दिया है, उनसे बार बार निवेदन किया कि इस कूड़े को हटाया जाए। क्या शासन प्रशासन इस नींद में सोया है कि जब कोई बीमार होगा, यहाँ से महामारी फैलेगी, तभी हम जागेंगे? क्या हम नगर पालिका को टैक्स इसीलिए देते हैं कि हम गंदगी में रहें? अगर 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये कूड़ा अगर शासन द्वारा नहीं हटाया गया तो हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे निकलते हैं यहाँ से और बंदरों ने यहाँ परमानेंट अड्डा बना लिया है। तो बच्चों के बड़ों को भी बहुत खतरा है कि बंदर यहाँ से निकल रहे हैं और काट रहे हैं बंदर। और 1 महीना हो गया है ये कूड़ा पड़े हुए, अभी तक इसको उठने की कोई सुनवाई नजर नहीं आ रही है। इस कूड़े से बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन रास्ता है और लगभग 1 महीने से यहाँ पर एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई उठाने के लिए नहीं आता है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बंदर, जानवर, लंगूर, कुत्ते यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल एकदम बहुत माहौल गंदा बना हुआ है। हमने शिकायत भी करके अपनी रख दी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सकारात्मक रूप से कोई परिणाम सामने नहीं आया है। खबर रामनगर से है, जहां पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर गुरुवार की शाम 4 बजे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क के रामनगर शहर में स्थित ताज रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां से सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ ही अपने 7 से 8 पारिवारिक मित्रों के साथ 29 की सुबह 5:45 बजे कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन डिकाला में जंगल सफारी और नाइट स्टे के लिए गए थे, जहां सचिन और उनके पारिवारिक मित्रों को जंगल के राजा बंगाल टाइगर के साथ ही अन्य वन्य जीवों के दीदार हुए। बता दें कि सचिन डिकाला के वीआईपी विश्राम गृह खिनानौली में ठहरे। उन्होंने विभागीय खुली जिप्सी में ढिकला क्षेत्र का भ्रमण भी किया। देखिए, कल वो अपने परिवार के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आए थे और डिकाला जोन के भ्रमण पर रहे लगभग 1.5 दिन और अच्छी साइटिंग भी हुई है टाइगर की और बाकी अन्य जानवरों की, और वो काफ़ी प्रसन्न थे और एक अच्छा अनुभव उनका रहा। हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उनकी बातें सुनी, उनके साथ समय बिताया और एक बहुत अच्छा अनुभव लेके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वो वापस जा रहे हैं। अब वो अभी कुछ समय पहले ही बाहर है, तो बट उनका एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रहा और हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने मिलकर काफ़ी इंटरेक्शन किया, पार्क के प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करी।
खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, जबकि जिला निर्वाचन जांच अधिकारी ने 7 प्रत्याशियों के खामियों की वजह से नामांकन रद्द कर दिए हैं। अब 14 प्रत्याशियों के बीच हरिद्वार लोकसभा में चुनावी जंग होगी, जिसमें भाजपा, बसपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के साथ ही खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर निर्दलीय मैदान में है। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि चुनाव अधिकारी की जांच के बाद 7 प्रत्याशियों के जो पर्चे हैं वो निरस्त किए गए हैं। यानी कि अब 14 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग होगी। यानी कि ईवीएम, चुनाव अधिकारी ने ईवीएम में जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा किस नंबर पर रहेगा वो भी सेट कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से बसपा प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी, वो 1 नंबर पर रहेगा, और यानी कि जो भाजपा का जो प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो दूसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का चुनाव चिन्ह यानी कि हाथ का पंजा, वो तीसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरीके से क्रम वाइज जो चुनाव चिन्ह है वो ईवीएम में सेट कर दिए गए हैं। साफ तौर पर देखा जा रहेगा जिस तरीके से 14 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग रहेगी, आने वाली चुनावी तारीख में किस करवट जो है ऊंट बैठता है, यानी कि जनता का जो रुझान है वो किस प्रत्याशी की ओर जाता है, भाजपा, बहुजन या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक दिलचस्प बात और भी है, क्योंकि खानपुर से जो विधायक हैं उमेश कुमार निर्दलीय हैं और इस बार भी लोकसभा में निर्दलीय के तौर पर जो है नामांकन किया हुआ है, उनको भी चुनाव चिन्ह केतली मिला है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा कार्यालय में अल्मोड़ा लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन रविवार को किया गया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल में बैठक हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने एकजुटता के साथ संगठन भाव से लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक और मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछली विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें। और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद बारावाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। जनता ने उस दिन से उसको स्वीकार कर दिया। जनता ने मन बना लिया है और जहां जाओ जनता से पूछते हैं, बात करते हैं। गौधाम के व्यवस्थापक रामेश्वर दास महाराज द्वारा प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 8 अप्रैल को गुरु महाराज का आगमन होगा। महाराज जी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामेश्वर दास ने बताया कि इस महान कार्य की मुहिम 29 मार्च 2006 4 बैलों से छोटी झोपड़ी से प्रारंभ हुई, जो कि आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला 4000 गोवंश संरक्षण का प्रयास महाराज जी की असीम कृपा से किया जा रहा है। इस अवसर पर रामेश्वर दास ने बताया कि इस अमृत राम कथा महोत्सव का आयोजन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शाम 3:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाएगा। साथ ही रोज भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवासी और भक्तजन श्री राम कथा सुनने गोधाम हल्दूचौड़ पहुंचने का कष्ट करें। राम कथा 9 अप्रैल 17 अप्रैल तक होनी है और प्रथम नवरात्रि से होगी रामनवमी तक। और गुरु महाराज कथा कर रहे शुद्ध भक्त हैं हमारे गुरुदेव चिलन चंद पाद गोस्वामी नवमी स्वामी महाराज। 4 साल बाद आज आ रहे हैं। पहले की कथा करते थे हमेशा, जिसमें अभी उनकी कृपा से विशेष उत्साह से लगे बढ़े हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं कि जो कहते होता है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से एकदम पूरे भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, गौ माता की सेवा होगी। आज उनकी कृपा से 4000 गौ माता हैं, सब अखंड भागवत चल रहा है, हरिनाम चल रहा है, भक्त जुड़े हैं पूरे इधर उत्तराखंड में, सब संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। वही महापुरुष जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं,
सन्यासी हैं और परम महाभागवत हैं, वही उनके मुख से कथा सुनी जाएगी तो सबका कल्याण होगा। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी तथा एक्साइज बैरियर टीमों द्वारा जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए अवैध कैश, शराब और ड्रग्स पकड़ने को लेकर चला रहे अभियान के तहत गठित टीमों द्वारा अभी तक 15,82,602 रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स के साथ ही कैश बरामद किया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटी है, बैरियर्स हैं और एक्साइज की जो टीम एनफोर्समेंट भी करी और आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन को सीज किया गया। सिमिलर लाइन पे अगर हम देखें तो 7,99,000 का भी फुल कैश हम लोगों ने सीज किया, 15 लाख की हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवा रखी और उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। नोडल ऑफिसर्स से कंटिन्यूसली देख लें ताकि आम जनता को बिना किसी हमारे जो ऑनरेबल किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार और जनता से वादे और दावे भी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा नहीं रहा। जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं उत्तराखंड को कई बड़े जख्म दे चुकी हैं, जिसमें केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसे जख्म हैं जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। और इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए तमाम सरकारों ने कुछ एक प्रयास किए, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। लगातार दरकते पहाड़ और खतरों के साए में जी रहे पहाड़ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में आखिर कब आपदा को मुद्दा माना जाएगा, आखिर कब यहाँ के राजनेता और लोग इस मुद्दे पर गंभीर होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली हैं। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा। जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए है। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर।
निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएं तो दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैडी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बाघेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। देखिए, जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के जितने स्पॉट्स हैं उन सबको हम लोगों ने चयनित किया है और आगे भविष्य में क्या अच्छी योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग ईजाद कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने, उस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में आपदा को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब उत्तराखंड की राजनीति में आपदा को प्रमुखता मिलती है और आखिर कब हम पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट हैं। इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है और इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट हैं। इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि वे चुनाव में जिले से पलायन रोकने और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेकर नामांकन भरा है और इस विषय को कि गढ़वाल में विकास की नई चीज़ें करनी है, गढ़वाल के विकास के लिए नया अध्याय लिखना है और जिस तरीके से गढ़वाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके और अन्य जो गंभीर विषय उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
कांग्रेस ने गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 में उत्तराखंड के श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके लिए बेरोजगारी और नाइंसाफी मुख्य मुद्दे हैं। चुनाव में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए लोगों ने, मंत्रियों ने नौकरियों को बेचने का कारोबार अपने ऑफिसों और घरों से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी ने हाकम सिंह पैदा किए, पेपर लीक कराए और आम बेरोजगार को लूटा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटरों का कहना है कि गढ़वाल सीट पर सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों ने कहा कि गढ़वाल में अस्पताल होना बेहद जरूरी है। दूसरे मुख्य मुद्दे अच्छे स्कूल और यातायात के साधन हैं। क्या किया इन्होंने पौड़ी के लिए? कुछ नहीं किया। पौड़ी की सड़कें देखो आप, श्रीनगर रोड अभी से ले जाओ, जहाँ पे पिक्चर हॉल तक रोड कितने गड्ढे हैं पौड़ी रोड पे। जब एक खुद का पौड़ी का विकास नहीं कर पा रहे हैं, रोडों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्या विकास करेंगे ये पौड़ी का? पौड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है यहाँ विकास? कुछ भी नहीं है। पौड़ी नीचे हमारा गांव है, वहाँ बिया तले अंधेरा है। हमारे गांव में तो कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। बाकी क्या है, यही है। पौड़ी में न तो हॉस्पिटल है, न तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए गाड़ी है, न हम लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी है। हम लोगों की बेइज्जती होती स्टेशन में, जब हम यहाँ पर आते हैं हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे जा रहा। या तो हमको गाड़ी दो, हमारे बच्चों को स्कूल आने के लिए गाड़ी लगाओ, और हॉस्पिटल पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए हमको। हम बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम लोगों को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। लोगों ने नेताओं पर सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत थी कि चुने जाने के बाद नेता नहीं दिखते। वोट के लिए सब आ जाएंगे। आज सबसे बात क्या है, हमारे सिरकोटिया रोड के हमारे कब से 2017 से हमारे वो जा रखे विधायक, हमारे गाँव का मुख्यमंत्री, हमारा उत्तराखंड का, सब हमारे उत्तराखंड के हमारे रोड के हालात इतने बूढ़ी बूढ़ी, हम 4 पहिए में लाते हैं नीचे उनको। और हालात देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब कोई उत्तराखंड नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमावंश डंगवाल IPL 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। IPL में रामनगर के 9 साल के सोमवंश डंगवाल की प्यारी कमेंट्री देखिए इस खास रिपोर्ट पे। उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमांश डंगवाल IPL 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे MI का कैप्टन हार्दिक पांड्या और पंजाब के कैप्टन शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन एंड RCB के कैप्टन फाफ डु प्लेसी और लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन KL राहुल। और मैंने काफ़ी अच्छे बॉलर्स का भी इंटरव्यू लिया है, जैसे युजवेंद्र चहल एंड यशस्वी भैया का तो आप जानते ही होंगे, यशस्वी जायसवाल। और मैंने आवेश खान भैया का भी इंटरव्यू लिया है और मैंने ध्रुव जोयाल का भी इंटरव्यू लिया है। सोमांश के पिता भुवन सिंह डंगवाल सेना से रिटायर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जो उनका और राज्य का नाम रोशन कर रहा है। देखिए 9 साल का बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि, और हमारे बहुत गर्व का विषय भी है। जितना परिवार के लिए उतना प्रदेश के लिए है। और मैं तो चाहूँगा कि वो आने वाले भविष्य में इससे भी आगे अपना काम करे और नाम कमाए। मल्टी टैलेंटेड सोमांश क्रिकेट कमेंट्री के अलावा कई शो, फिल्म, सीरियल और एल्बम में काम कर रहे हैं। वे कई विज्ञापन भी कर चुके हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए K News India। नमस्कार।